हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अंग्रेज़ों की भारत विजय। हमने पिछले 2-3 सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। इस अध्याय को हमने निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन करने की कोशिश की है। उनमें पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल, दक्षिणी भारत मैसूर व मराठे, उत्तर पश्चिमी भारत अवध, सिंध और पंजाब, इस तरह से इनको बांट करके हमने अध्ययन करने का प्रयास किया है। आज के इस सेशन में हम अंग्रेज़ों की सिंध विजय एवं अधिकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। नंबर 1 सिंध और नंबर 2 सिंध व अंग्रेज। सबसे पहले सिंध की पृष्ठभूमि के विषय में चर्चा करते हैं। उत्तर मुगल काल में सिंध पर कलोरा सरदारों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1771 ईस्वी में तालपुर क्षेत्र से बलोच जाकर यहाँ बस गए थे। इस जाति के अमीर फतेह खान ने 1783 में कलोरा शासकों को हटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके 4 भाइयों ने सत्ता का बंटवारा करके 4 केंद्र हैदराबाद, खैरपुर, मीरपुर व सिंध बना लिए और अमीर की उपाधि धारण कर ली थी। ये चारों अमीर सम्मान के तौर पर अफगानिस्तान की सत्ता को स्वीकार करते थे। अंग्रेज सिंध के व्यापारिक महत्व को समझते थे, इसलिए वे सिंध में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और उस पर अधिकार करना चाहते थे। सिंध व अंग्रेज। सिंध व अंग्रेज़ों के बीच संबंधों की शुरुआत 1809 ईस्वी में हुई, जब लॉर्ड मिंटो ने एक दूत बराबरी की संधि हेतु सिंध भेजा था। अमीरों के साथ अंग्रेज़ों की संधि हो गई, जिसमें अंग्रेज़ अमीरों से यह आश्वासन लेने में सफल रहे कि वह फ्रांसीसियों को अपने राज्य में बसने नहीं देंगे। 1820 ईस्वी में फिर इस संधि में संशोधन कर यह धारा जोड़ दी गई कि सीमा की सुरक्षा भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रस्ताव किया कि वे सिंध पर आक्रमण करके उसे आपस में बांट ले, लेकिन बेंटिक ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर लॉर्ड विलियम बेंटिक सिंध की ओर बढ़ रहा था। उसने 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बनर्स को सिंधु नदी के व्यापारिक प्रयोग की विस्तृत जानकारी हेतु भेजा। सिंध के अमीरों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में समझौता कर लिया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज लाहौर से सिंध तक नदी मार्ग को अच्छी तरह से समझ गए और साथ ही अरब सागर क्षेत्र में सिंध की सामरिकता का ज्ञान उन्हें हो गया। सिंध के एक सैयद ने बनर्स के मार्ग खोज अभियान को दुखद बताते हुए कहा था कि इस मार्ग की खोज दुर्भाग्य की बात है। अब सिंध गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिंधु नदी के विजय मार्ग को देख लिया था। इस व्यापारिक मार्ग की खोज के बाद विलियम बेंटिक ने एक व्यापारिक प्रस्ताव किया, जिसके अनुसार सिंधु नदी का मार्ग व्यापारियों के प्रयोजन के लिए खोलना था। सिंध के अमीरों ने अफगानिस्तान की सरकार से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु सहयोग न मिलने पर उन्हें अंग्रेज़ों से समझौता करना पड़ा। इसके अनुसार सिंध के अमीर सिंधु नदी में सैनिक प्रयोग को छोड़कर हर शर्त पर अंग्रेज़ों से सहमत हो गए। अंग्रेज़ों ने यह आश्वासन दिया कि यदि आप चाहेंगे तो अंग्रेज उनकी सैनिक सहायता भी करेंगे और डाकुओं के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे।
1834 ईस्वी की संधि के अनुसार कुछ अंग्रेजों को सिंध में बसने का अधिकार भी दे दिया गया। लॉर्ड ऑकलैंड व सिंध। लॉर्ड ऑकलैंड ने 20 अप्रैल 1838 ईस्वी की संधि के तहत अमीरों को एक संधि के लिए बाध्य किया। यानी लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 ईस्वी में सिंध के अमीरों को एक संधि के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार रणजीत सिंह व सिंध के अमीरों में यदि कभी भी विवाद हो जाए तो अंग्रेज मध्यस्थता करेंगे। इस संधि के अनुसार हैदराबाद में अंग्रेज रेजिडेंट रखने का प्रावधान भी था। लॉर्ड ऑकलैंड ने जून 1838 ईस्वी में रणजीत सिंह व अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से भी एक समझौता किया था, जिसमें अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया गया। इसी संधि में शाह शुजा ने सिंध पर से अपना दावा त्याग दिया, बदले में कुछ राशि लेने पर सहमत हो गया था। अंग्रेजों ने इस राशि को सिंध के अमीरों से दिलवाया, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने सेना का डर दिखाकर सिंध के अमीरों को सहमत कर लिया था। लॉर्ड ऑकलैंड की कार्रवाई यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसने फरवरी 1839 में अमीरों के समक्ष शाही संधि का प्रस्ताव रखा। अमीरों ने दबाव में संधि मान ली, जिसके अनुसार बखर व श्रीरामपुर में अंग्रेजी सेना रहेगी। बदले में अमीर 3 लाख रुपये वार्षिक कंपनी को देंगे। अमीर अंग्रेज़ों के अतिरिक्त भी स्थानीय व बाह्य शक्ति से संबंध बनाएंगे तो अंग्रेज़ों से सहमति लेंगे। अंग्रेज़ों ने अमीरों को यह आश्वासन दिया कि वे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनकी हर प्रकार से सुरक्षा करेंगे। अमीरों ने अंग्रेज़ों को सिंध में कर मुक्त व्यापार करने की, कराची में गोदाम बनाने की, सुरक्षा के लिए सेना रखने की आज्ञा प्रदान कर दी। इस संधि के अनुसार अमीरों ने अंग्रेज़ यानी आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों की हर प्रकार से सहायता की थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज इस युद्ध में हार गए थे। आगे है लॉर्ड एलनब्रो व सिंध। ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनब्रो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसका सिंध के संदर्भ में काल बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उसने परिस्थितियाँ इस तरह से बना दी थी कि जिसमें सिंध के साथ युद्ध हुआ और सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। लॉर्ड एलनब्रो अंग्रेज़ों के अफगानिस्तान में पराजय को सिंध विजय के साथ दबाना चाहता था। उसने सिंध में 1842 में चार्ल्स नेपियर को रेजिडेंट नियुक्त किया। उसे हर प्रकार के सैनिक व सैनिक अधिकार दे दिए। नेपियर की सेना में अत्यधिक वृद्धि कर दी। नेपियर ने सिंध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसका अमीरों ने विरोध किया। कंपनी ने बजाय नेपियर पर नियंत्रण के खैरपुर व हैदराबाद के अमीरों पर आरोप लगाया कि वह अंग्रेज़ों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कंपनी ने इन दोनों के साथ 1843 ईस्वी में एक संधि की, जिसके अनुसार कुछ क्षेत्र जिनमें कराची, ठट्टा, समरकंद व रोहरी शामिल थे, वो कंपनी को प्राप्त हो गए। अंग्रेज़ों को सिंधु नदी में जहाज चलाने का अधिकार भी दे दिया गया। इस संधि के कुछ समय बाद खैरपुर के अमीर की मृत्यु हो गई। नेपियर ने उसके पुत्र के बजाय उसके भाई को अमीर के रूप में मान्यता दे दी, जिसमें विवाद और ज़्यादा बढ़ गया तथा सिंध व अंग्रेज़ युद्ध की शुरुआत हो गई। अंग्रेज़ व सिंध युद्ध 1843। नेपियर की 1843 ईस्वी की संधि ने अंग्रेज़ों व अमीरों के बीच हर प्रकार के तनाव की परिस्थितियाँ बना दी थी। अमीरों ने नेपियर की गतिविधियों के चलते हुए कंपनी को लिखा कि वे उसे वापस बुला लें। सरकार द्वारा सकारात्मक जवाब नहीं दिए जाने पर 15 फरवरी 1843 को अमीरों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया, जहां से नेपियर व आउटरम को भागकर शरण लेनी पड़ी। नेपियर ने पूरी तैयारी के साथ बलोचों को कुचलने की योजना बनाई। उसने सिंध पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप खैरपुर, सिंध व हैदराबाद के अमीरों ने
अंग्रेज़ों की अधीनता मान ली, जबकि मीरपुर के अमीर ने अकेले संघर्ष जारी रखा। उसने मार्च 1843 से जून 1843 में के बीच सिंध पर आक्रमण किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंग्रेज़ों ने मीरपुर पर आक्रमण किया, जिसमें अमीर की हार हुई तथा वह सिंध छोड़कर भाग गया। इस तरह चारों अमीरों के क्षेत्र पर नेपियर ने कब्जा कर लिया। कंपनी ने औपचारिक तौर पर अगस्त 1843 में सिंध विलय की घोषणा कर दी। अन्य तीनों अमीरों को भी निष्कासित करके दिल्ली, बंगाल और बम्बई भेज दिया गया। इस तरह से स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों ने एक सोची समझी नीति के तहत सिंध पर धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया और उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया।